कि 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है, बिना किसी गठबंधन के लड़ना है। और ऐसी जो है बात, चुनाव पूर्व किसी भी तरह की बातचीत हम लोग किसी पार्टी से न कर रहे हैं, न करने वाले हैं। हम लोग अपनी तैयारी में हैं और पूरे के पूरे 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, बुलंदी से चुनाव लड़ा जाएगा। और हमें इतना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ ना कुछ प्रतिनिधि जीतकर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे। और उसके बाद भी हमें विश्वास है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए गठबंधनों की सरकार का, कि हमारे जीते हुए विधायक सरकार में शामिल होंगे। और सरकार में शामिल होने के बाद हम लोग का जो एक राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, तो सरकार में शामिल अगर हमारे कुछ प्रतिनिधि रहेंगे तो जनता की सेवा में सरकार की ताकत का उपयोग करके उसको प्रभावी ढंग से करेंगे। कैसे जनता को सेवा करिएगा, किस मुद्दा रहेगा आपका, क्षेत्र में जाइएगा? मुद्दा तो आपको सबसे पहला बताया सर ने कि समान शिक्षा प्रणाली हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, कि अमीर हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आज अमीर लोग के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, गरीब लोग के लिए वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार के स्तर पर, सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि अमीर हो या गरीब की संतान, सबको एक समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, क्लास 1 से लेके मास्टर डिग्री तक, पीजी तक की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। और ऐसा सजेशन, जैसा कि सर ने आपको बताया, कि मुचकुंद दुबे कमेटी के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, विधानसभा के पटल पर भी नहीं रखा गया। यह हमें खेद है। इसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2007 में कमेटी का, आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सुझाव भी दिए थे, उस पर बात पढ़नी चाहिए थी, बात पढ़ी नहीं। हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, सरकार में इसलिए आना चाहते हैं। चुनाव के बाद नीतियों के अनुसार गठबंधन हो सकता है, इससे कोई हम इनकार नहीं करते, क्योंकि चुनाव के बाद हम चाबी लेकर भागने वाले लोगों में से नहीं है। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर जनता ने जिस प्रकार का मत दिया, उस प्रकार से सरकार बनाने में सहयोग जरूर करेंगे। पुनः चुनाव में जनता को ले जाने, उस पर राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के पक्ष में हम लोग नहीं रहे। पटना में अंजुमने इस्लामिया हॉल में सम्मेलन हुआ था, वहाँ इसका जन्म हुआ। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम बिहार में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जेपी आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय की वो पार्टी है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद गिरफ्तार हो गए थे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, करो और मरो, उसकी कमान संभाली थी जेपी और लोहिया ने। जेपी को हजारीबाग, जेपी और लोहिया दोनों भूमिगत हो गए थे, बाद में हजारीबाग जेल में डाला गया, तो जेल तोड़ के भागे वो। लोहिया को लाहौर में रखा गया, काफ़ी प्रताड़ना दी गई। और आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। इसका जन्म कांग्रेस के अंदर हुआ था, पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी, और आज़ादी के बाद ये कांग्रेस से अलग हो गई। और इसके नेताओं का चरित्र देखेंगे तो कोई उत्तर प्रदेश का उस समय संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बन सकता था, आचार्य नरेंद्र देव, चूंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय संयुक्त प्रांत के। और आचार्य नरेंद्र देव अगर संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष होते और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते, तो वो नास्तिक, बुद्धिजीवी, बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा विद्वान भारत में, जिसने बौद्ध धर्म दर्शन की किताब लिखी। तो हम लोग ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद में राम लल्ला की मूर्ति नहीं रखी जाती, अगर आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते 1949 में, और फिर देश की राजनीति कुछ और होती। जेपी ने नेहरू का प्रस्ताव उप प्रधानमंत्री बनने का ठुकराया, और उसके बाद पार्टी चलती रही, टूटती रही, इसमें कुछ अन्य पार्टियां जुड़ती रही, जैसे आचार्य कृपलानी की। लेकिन जनता पार्टी में विलय के बाद सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई। जनता पार्टी के बिखराव तक जो बड़े सोशलिस्ट नेता थे उसमें से कोई नहीं रहा था, लोहिया, जेपी, आचार्य जी। तो उसके बाद फिर वो पार्टी बिखरी और लालू प्रसाद जी ने अलग दल बनाया, मुलायम सिंह ने अलग दल बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग दल बनाया।
तो उसके बाद से सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में नहीं रही। 2011 में पहले सुरेंद्र मोहन जी के प्रयासों से, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने इस पार्टी को 2011 में जिंदा किया और तब से मैं, हरिंदर मनसाहिया जी और बहुत सारे लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि बिहार में ही इस पार्टी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इस बिहार चुनाव में, वैसे तो पिछले चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में बीरपुर से गौतम कुमार प्रीतम लड़े थे जो अब राजद में चले गए हैं, लेकिन ये वाला चुनाव हम लोग गंभीरता से लड़ने वाले हैं और हमारा प्रमुख मुद्दा है समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, को लागू करवाना है बिहार में। ये बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बिहार की साक्षरता दर देश में नीचे से तीसरे नंबर पे है। और आपको ये बता दें कि अगर बिहार में पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना कम न हुआ होता, तो कल मैं एक गांव में था, रतनौली मुजफ्फरपुर के, जहाँ की मुखिया का नाम जो है मतदाता सूची में नहीं, अर्चना देवी, और 30% लोगों के नाम छोड़ गए। बिहार में अगर साक्षरता का दर थोड़ा अच्छा होता तो लोगों को ये नहीं झेलना पड़ता जो इस समय मतदाता पुनरीक्षण में लोगों को झेलना पड़ा है। तो सलीम साहब जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं, और विद्या नायक जी हैं, ये हमारी राष्ट्रीय समिति की सदस्य हैं महाराष्ट्र से, स्पोक्सपर्सन और प्रवक्ता भी हैं, और मीनाक्षी मार्टिन सिंह जो है उत्तर प्रदेश की महासचिव है, और नंगल साहब जो हैं हमारे, ये पंजाब के महासचिव हैं, पंजाब की राज्य समिति के। निरांशु रंजन जी उधर बैठे हुए, थोड़ा आप भी आइए भाई, आगे आपकी एक भूमिका है। निरांशु रंजन जी आप ही की बिरादरी के हैं और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, हमारा घोषणा पत्र तैयार किया है, अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। उम्मीद है कि परसों जो प्रेस वार्ता होगी उसमें हम उसको जारी कर देंगे। सरकार है, इसको ये उठाना चाहिए कि अमेरिकी कंपनियों को बाहर करें। और आपको बता दें कि जनता पार्टी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला और IBM को देश के बाहर किया था, तो आप क्यों नहीं बाहर करते? वो हमारा ही पानी हमको बेच रहे हैं, एक्यूफिना और किनले की बोतलें। तो ये मोदी ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं कि इन कंपनियों को बाहर करें? तो ये इस तरह के मुद्दे हम लोग हमेशा उठाते रहे। कोका कोला के खिलाफ मैं खुद जो 2 बार जेल गया बनारस में, उनका कारखाना बंद कराने के लिए, और बलिया में यूपी बिहार के बॉर्डर पे जो कारखाना था सिंहा चवर गांव में, हम लोगों ने बंद करा दिया। केरल में एक कारखाना बंद हुआ है। तो हम लोग जनता का मुद्दा उठाने वाली पार्टी है ये कभी पद और सत्ता के लिए लोलुप नहीं रही है। अब धनंजय जी की मेहनत से हमारे कुछ लोग जीत जाते हैं, तो हम लोग पहला काम विधानसभा में ये करेंगे कि जो भी सरकार बनेगी समान शिक्षा प्रणाली को लागू कराने का काम करें। शिक्षकों से आप सर्वे कराने लगते हैं तरह तरह के, चुनाव ड्यूटी में, चुनाव के समय में आप तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा देते हैं। कोई मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, कोई और कांवड़िया यात्रा निकल रही है, उसमें आप दूसरे अधिकारियों की ड्यूटी लगा देंगे जो उनका काम नहीं है। या परीक्षा कहीं हो रही है, उसमें उसका संचालन करना है, उसमें सरकारी कर्मचारी लग जाते हैं। ये जितने काम हैं जो उन सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के नहीं है, जिस पद पे वो हैं, ये सारे काम आप बेरोजगार नौजवानों नवयुवतियों से कराएं, 200 दिन के रोजगार की गारंटी दें, और रोजगार न मिलने की स्थिति में, जैसा कि मनरेगा में भी प्रावधान है, आप उसको बेरोजगारी भत्ता दें। स्वास्थ्य पे बार-बार प्रश्न, रोटी कपड़ा मकान दूरसंचार यातायात, इन 5 क्षेत्रों से 7 क्षेत्रों से निजीकरण को, एकदम निजीकरण से इन क्षेत्रों को मुक्त रखना चाहिए। और अगर सरकारी पदों पर बैठे लोग सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में वो और उनके बच्चे या उनके परिवार के दूसरे सदस्य जाने लगेंगे, तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और बाकी गरीब लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। हम लोग चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ हैं। सर, आपने कहा कि